नमस्कार, मैं सुशील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा। हम बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर यूनिट 1 में टॉपिक सोशल ग्रुप का अध्ययन करेंगे। धारणा है उसमें हम सामाजिक समूह का अध्ययन करेंगे। सामाजिक समूह होता क्या है? समूह हम जनरली बात करते हैं कि समूह होता क्या है। व्यक्तियों का जो संग्रह है उसको ही हम समूह ले लेते हैं। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जब एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम समूह के रूप में मान लेते हैं, लेकिन सामाजिक समूह उससे हट करके होता है। सामाजिक समूह जब बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं उनमें सामाजिक संबंध होता है और उसमें संचार होता है, अंतःक्रिया होता है, जिसके माध्यम से सामाजिक संबंध जो है वो और घनिष्ठ होता है, तब उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। मनुष्य समूह में क्यों रहता है? उसके दो कारण हैं। पहला है वो एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो एक जीवी प्राणी होता है जंतु जगत का, लेकिन जब उसका हम समाजीकरण कर देते हैं। समाजीकरण क्या होता है? समाज में रहने के लिए जो नियम मानदंड है उसको जब व्यक्ति जान जाता है, सीख लेता है, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। और समाजीकरण के ही माध्यम से व्यक्ति प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरा है उसकी आवश्यकताएं। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होता है जिसको वो अकेले पूरा नहीं कर सकता। उसको पूरा करने के लिए ग्रुप की आवश्यकता होती है। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती है। सोसाइटी भी समूह का ही बड़ा पार्ट है जहां पर आपकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है समूह में रहता है। पहला सामाजिक प्राणी होने के कारण और दूसरा जो है उसके विभिन्न आवश्यकताओं के कारण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समूह में रहता है। एडवर्ड सेपियर ने कहा है कि व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है जिसके कारण वो समूह से जुड़ा होता है। जैसे आजकल हम नगरीय समाज में देखते हैं तो प्रतिस्पर्धी जीवन है। लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थ के कारण ही जुड़े रहते हैं। अभी वो आपसे यदि स्वार्थ है तो किस प्रकार उसका व्यवहार है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म हो गया तो उसका व्यवहार किस प्रकार है। समूह में बने रहने के लिए ही वह स्वार्थमय व्यवहार करता है। इसके हम जो अध्ययन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो वो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति 20वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो इसलिए जो है समूह का अध्ययन किया गया। इसमें आपका टॉनिज, कांट, इन लोगों ने सामाजिक समूह का अध्ययन प्रारंभ किया। कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। बाटोमोर ने बताया है कि व्यक्तियों का योग है जिसमें क्या हो, निश्चित संबंध हो, और दूसरा जो है समूह और व्यक्ति के प्रति वह सचेत हो, तब उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। मैकावर पेज ने कहा है कि जब बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं और उसमें क्या हो, सामाजिक संबंध हो, तब उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। चूंकि आप मैकावर पेज का जब भी अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजों में, जैसे समाज है, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसको हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो मैकावर पेज ने कहा है। तीसरा जो है आकबर्न और नीमकाफ, इनने कहा है कि 2 से अधिक व्यक्ति जब एकत्र हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब उसको हम सामाजिक समूह मानते हैं। जब तक कि वो एक दूसरे को प्रभावित ना करे तो वह सामाजिक समूह नहीं हो सकता है।
क्योंकि इंटरेक्शन जब तक होगा नहीं, अंतःक्रिया होगा नहीं, तब तक संबंध नहीं बनेंगे, और संबंध नहीं बनेंगे तो सामाजिक समूह का भी निर्माण नहीं होगा। अर्थ क्या है, हम जनरली सामाजिक समूह को व्यक्तियों के संबंध से, समुच्चय या संग्रह से ले लेते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं तो वो समूह है, लेकिन वो समूह नहीं है जब तक कि उसमें सामाजिक संबंध ना हो और उसमें चेतना ना हो, तब तक उसको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह बनने के लिए व्यक्तियों का संग्रह तो होना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो। अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष संबंध किसमें है, अप्रत्यक्ष संबंध किस समूह में है, और साथ ही साथ उसका जो उद्देश्य है या हित है वो सामान्य हो। जब तक समान हित नहीं होगा तब तक व्यक्ति उस ग्रुप से जुड़ा नहीं रहेगा। चौथा है निश्चित संगठन या संरचना हो। प्रत्येक समूह का एक संगठन या संरचना होता है। जैसे हम परिवार की बात करें तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। आप सब जगह देखेंगे तो परिवार वैसा ही दिखाई देगा, भले हल्का फुल्का चेंजेस होगा, लेकिन आपके घर में, मेरे घर में या और किसी के घर में परिवार की बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चर वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वो है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है व्यक्तियों का संग्रह। जब तक एक से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तब तक समूह का निर्माण नहीं होगा। और चूंकि हमको सामाजिक समूह पढ़ना है या सामाजिक समूह का निर्माण होगा तो कब होगा, वो व्यक्ति एक से अधिक होंगे, उसका संग्रह होगा, तब वो सामाजिक समूह बनाएगा। दूसरा है सामाजिक संरचना। अभी जैसे हमने बात किया परिवार का, वैसे ही प्रत्येक समूह में उसका एक सामाजिक संरचना होता है। प्रत्येक जो समूह है उसका सामाजिक संरचना होता है। जैसे मित्र मंडली है तो मित्रों की जो मंडली है, या फ्रेंड का जो आप अपना लिस्ट देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का जो समूह है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपका जो परिवार है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्रत्येक समूह का एक सामाजिक संरचना होता है। तीसरा है कार्यात्मक विभाजन। क्योंकि हम देखते हैं कि सामाजिक समूह क्या है, व्यक्तियों का संग्रह है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं इसमें। तो एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। हम परिवार को ही ले लें एक सामाजिक समूह के रूप में, तो यहाँ पर देखते हैं पिताजी का कार्य अलग है, माताजी का कार्य अलग है, बच्चों का कार्य अलग है। अगर हम एक प्ले ग्रुप का ही हम ले लें, खेल का जो समूह है, तो उसमें कोई सा भी खेल, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो फुटबॉल में गोलकीपर उसका काम अलग है, क्रिकेट में विकेट कीपर उसका काम अलग है, बैट्समैन का काम अलग है। तो वैसे ही समूह में कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है। चौथा है सामान्य स्वार्थ। यहाँ पर हम देखें कि बिना उद्देश्य या बिना हित के वो समूह के साथ नहीं जुड़ा रहता है। तो कारण क्या है कि उसका जो स्वार्थ है वो एक जैसा होता है। अगर हमको क्रिकेट खेलना है तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और सबका स्वार्थ क्या होगा, क्रिकेट खेलना है। फैमिली चूंकि स्वार्थ के कारण नहीं बनता है, वो स्वयं से बनता है। इधर आगे पढ़ेंगे वो प्राथमिक समूह है। तो यहाँ दूसरी चीज है, लेकिन सभी व्यक्तियों का जो स्वार्थ है वो समूह में क्या होता है, एक जैसे होता है। यहाँ पांचवा सदस्यता क्या होती है, ऐच्छिक होती है। हम सामाजिक समूह का जो सदस्यता है वो देखते हैं ऐच्छिक होता है। जैसे आपको जिस ग्रुप में जाना है, जिस समूह को ज्वाइन करना है, तो वो आपके लिए ऐच्छिक है। जब तक आप उसमें रहना चाहते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो सदस्यता क्या है, ऐच्छिक है। नेक्स्ट है अपनी सत्ता होती है। समूह का अपना सत्ता भी होता है। उसका आधार क्या है, सामूहिक है। समूह आपसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने से करवा लेता है।
वो नियंत्रण भी उसमें होता है और जो मानदंड है उसका पालन भी समूह करवाता है। इसीलिए समूह की एक सत्ता भी होती है, लोग उससे थोड़ा डरते भी हैं। आप अपने परिवार की ही बात करें, अगर कुछ काम आप बाहर में कर रहे हैं, यदि वो नियम के विरुद्ध है, तो वो जो सत्ता है उसके भय के कारण आप नहीं करते। पड़ोस भी एक समूह है, उसके भय के कारण नहीं करते। मित्र मंडली में आपका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए भी आप वो कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक सत्ता होती है। नेक्स्ट है मूर्त है। सामाजिक समूह क्या है? मूर्त है। तो मूर्त क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तियों का संग्रह है और व्यक्ति हमको दिखाई देता है। तो ये जो संगठन बनता है, परिवार, पड़ोस, अन्य जो मित्र मंडली है या द्वितीयक समूह की बात करें, तो वो हमको दिखता है क्योंकि व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसको हम मूर्त संगठन कहते हैं। इसका कुछ वर्गीकरण है। मैकावर पेज ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें 3 प्रकार है। पहला है क्षेत्रीय समूह, जो एक निश्चित क्षेत्र में बटे होते हैं। जैसे पड़ोस, उसका एक निश्चित क्षेत्र है, आपके घर के आजू बाजू 2-4 घर 1 किलोमीटर के, उसको हम पड़ोस नहीं बोलते। वैसे ही राष्ट्र, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। गांव या फिर नगर, इसका भी एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसलिए इसको क्षेत्रीय समूह कहा। दूसरा है हित के प्रति चेतन होते हैं, लेकिन इनका संगठन निश्चित नहीं होता। हित के प्रति चेतन होते हैं लेकिन संगठन इनका निश्चित नहीं होता है। जैसे आपका वर्ग, जाति, ये सब जो है क्या है, इनका हित इनको पता है, लेकिन इनका जो संगठन है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पर किसी एरिया में देखेंगे तो आपका वो सेम वर्ग में आता है, लेकिन उसका जो संगठन है वो नहीं बना है। या कास्ट की भी बात करें हम, तो वही कास्ट का व्यक्ति दूसरे जगह भी है, तीसरे जगह भी है, हित उनको पता है अपने कास्ट के संबंध में क्या हित है, लेकिन इनका जो संगठन है वो निश्चित नहीं है। भले वो आजकल हम देखते हैं कुछ वर्ग या फिर जाति संगठन जो है आजकल एक ग्रुप के रूप में क्रिएट करते हैं, संगठन के रूप में, वो अलग चीज है। तीसरा है आपका हित के प्रति चेतन होते हैं, लेकिन संगठन इनका क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे राज्य, चर्च और क्लब, इनका स्ट्रक्चर जो है या संगठन जो है हम देखते हैं निश्चित होता है। कोई सभी राज्य देखें तो उसका जो संगठन होगा दूसरे का भी वैसा ही होगा। चर्च का भी देखें या कोई क्लब का देखें तो उसका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। लोगों का जो हित होता है उसके प्रति वो लोग जागरूक रहते हैं। दूसरा है समनर। समनर में अंतः समूह और बाह्य समूह, ये 2 प्रकार बताए इसके, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह क्या होता है, जिसमें कि हम की भावना पाई जाती है, जहां पर प्रत्यक्ष संबंध होता है, घनिष्ठता का संबंध होता है। जैसे हम परिवार की बात करते हैं, आप अपने परिवार की बात करेंगे तो वहां पर हम की भावना आएगी। आपका जो मित्र मंडली है उसके साथ भी हम की भावना आएगी। क्योंकि हम समुदाय में पढ़ते हैं कि समुदाय क्या है, एक निश्चित क्षेत्र होता है और लोगों का समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, लेकिन ये दूसरी चीज है। यहाँ पर अंतः समूह और बाह्य समूह, लोगों का समूह है, लोगों का संग्रह है, जहां पर क्या हो, हम की भावना पाई जाती है, जो संबंध है वो घनिष्ठ होता है। दूसरा है बाह्य समूह। बाह्य समूह अंतः समूह के संदर्भ में ही हम पढ़ते हैं कि बाह्य समूह कौन है। क्योंकि भारत की बात करते हैं हम, अपने नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर वी आर इंडियन, तो ये क्या हो गया, अंतः समूह हो गया, क्योंकि हम दूसरे नेशन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जितने भी राष्ट्र हैं वो सब एक ही आ जाएगा, अंतः समूह हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे राष्ट्र की बात करेंगे तो वो बाह्य समूह हो जाएगा। हम स्टेट की बात करें, हम छत्तीसगढ़िया हैं, तो दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो वो बाह्य समूह हो जाता है। लेकिन हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं तो वो राज्य भी अंतः समूह हो जाता है। तो बाह्य समूह
अंतः समूह के संदर्भ में हम उसका अध्ययन करते हैं। बाह्य समूह जहां पर वे की भावना आती है, हम वे करके बात करते हैं। जब दूसरे राज्य की बात करते हैं तो वे हो जाता है, जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम हो जाता है। वैसे ही जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो वो हम हो जाता है, लेकिन दूसरे राष्ट्र की बात करते हैं तो वो वे हो जाता है। नेक्स्ट है कूले। कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, दो समूह के बारे में 1900 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह क्या होता है? जिसमें प्रत्यक्ष संबंध हो और घनिष्ठता की भावना हो। लोग जो हैं डायरेक्ट जुड़े रहते हैं और उनका संबंध कैसा होता है? घनिष्ठ होता है, उसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। जबकि द्वितीयक समूह क्या है? जिसमें घनिष्ठता की भावना और प्रत्यक्ष संबंध ना हो, उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं, जिसमें इसके जो गुण है उसका अभाव हो। मिलर ने दो समूह बताए, क्षैतिज और उदग्र। क्षैतिज समूह क्या होता है? जो समान ग्रुप में पाया जाता है। जैसे हम एक ऑफिस की बात करें तो जो क्लर्क का समूह बनेगा, क्षैतिज समूह हो गया। उदग्र समूह क्या हो जाएगा? जो उनके अधिकारियों के बीच में पाया जाएगा। संस्तरण है, जिसमें संस्तरण पाया जाता है। उच्च अधिकारियों का समूह, निम्न अधिकारियों का समूह, तो वो क्या है? उदग्र समूह।